सीबीएसई क्लास 10 हिंदी और हमारी पुस्तिका है क्षितिज। तो ये हमारी बुक है क्षितिज। आपके पास अगर क्षितिज बुक है तो आप इसको खोल लीजिए। और हमारा जो अगला चैप्टर है वो है आत्मकथ्य। इस चैप्टर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग 2025 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 8 क्वेश्चंस, और देखेंगे किस तरह से ये मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारी इस कविता का नाम है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का अर्थ हम लोग यहाँ देख सकते हैं, मतलब आत्मकथा, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो एक बार मैं शॉर्ट में इसको बताता हूँ, है ना। अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप अलग अलग जगह से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर अभी शॉर्ट में मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। मधुप गुणगान कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो आज, देखो कितनी आज करनी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आत्मकथा है, तो जयशंकर प्रसाद जो है उन्होंने एक कविता के रूप में अपनी आत्मकथा की कुछ कुछ झलकियाँ दी हैं। जैसे उनके जो प्रियजन या उनके जो मित्र हैं उन्होंने आग्रह किया था कि आप अपनी एक आत्मकथा लिखिए। तो वो एक आत्मकथा लिखते हैं। तो इसमें वो बताते हैं कि वो आत्मकथा नहीं लिखना चाह रहे हैं, पर फिर भी वो आत्मकथा लिखते हैं और कुछ कुछ बातें अपने जीवन की बताते हैं। तो मधुप गुणगान कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। तो वो अपनी शुरुआत करते हैं कि आज वो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, और मुरझाकर गिर रही पत्तियां आज कितनी घनी। तो उनके जीवन की जो पत्तियां थी वो धीरे धीरे मुरझाकर गिरती जा रही हैं, या फिर उनको मतलब वो कहना चाहेंगे आगे, जैसे आप देखेंगे कि उनके जीवन में बहुत ही दुख और दर्द आए, है ना। तो ऐसे करके कुछ कुछ अर्थ पंक्तियों के हो सकते हैं, क्योंकि जब पंक्तियाँ लिखी जाती है तो अलग अलग अर्थ, अलग अलग संकेत हम उनसे निकाल सकते हैं कि वो किस तरफ संकेत कर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इस संसार में कई अनंत मतलब असंख्यात जीवन इतिहास हैं, और उसमें अगर आप देखिएगा तो आपको मिलेंगे जो भी वो लेखक हैं तो उनकी दुर्बलताएं मिलेंगी, उनकी कमियां मिलेंगी, वो अपने दुख दर्द उसमें बांटते हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर रीति। तो वो कहते हैं कि जो इतने सारे जीवन इतिहास हैं, है ना, उन सब में क्या है, उन सब में जिनके बारे में लिखा गया है या जो खुद लिखे हैं अपनी, जैसे ऑटोबायोग्राफी हो गया या फिर बायोग्राफी हो गया, तो उसमें उन लोगों के जो जीवन में जो दुख हैं, दर्द हैं, पीड़ाएं हैं, गलतियां हैं, वो सब लिखी गई हैं। तो वो अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम भी चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखकर वो सारी अपनी गलतियाँ, अपनी दुर्बलताएं और खुद पर ही व्यंग करूँ, खुद पर ही हंसूँ कि मैं पहले कैसे था, है ना, कितनी पीड़ा है, दर्द झेली आदि। तो वो कहते हैं क्या मैं अपनी सारी दुर्बलताएं कह दूं, और ये दुर्बलताएं कहने के बाद क्या तुम्हें सचमुच सुख मिलेगा, जब तुम जानोगे कि मेरा जीवन कितना खाली है, कितने दर्द और दुख है। तो क्या तुम्हें सचमुच इसको सुनकर सुख मिलेगा जब तुम यह गागर रीति, गागर हम लोग कह सकते हैं मटका या घड़ा, और रीति मतलब खाली, जब तुम वो खाली घड़ा देखोगे। फिर आगे वो लिखते हैं किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो अपने मित्रों या अपने प्रियजनों, अपने चाहने वालों को कहते हैं कि जब आप मेरी आत्मकथा पढ़ें, है ना, छोटी सी उन्हें आत्मकथा लिखी है, संकेत सांकेतिक भाषा, तो उसमें वो कहते हैं कि जब तुम ये मेरी आत्मकथा पढ़ो तो कहीं ऐसा नहीं कि तुम अपने आप को ही समझो कि तुम्हारी वजह से ही मुझे ये दुख और दर्द मिले, है ना। अपने मित्रों, अपने प्रियजनों से कहते हैं कि मेरा जो ये घड़ा था जीवन का, उसमें से सुख हट गया, सारे रस उसमें से निकल गया, वो नीरस हो गया और दुख उसमें भरा पड़ा है। तो ऐसा नहीं कि वो सारा रस तुम ही निकाल ले हो और मेरा घड़ा खाली करने में तुम्हारा ही हाथ है या फिर तुम्हारे कारण हुआ है, तुम ऐसा मत समझ लेना। वो शुरू में ही ये सब बातें बताते अपने मित्रों को, अपने प्रियजनों को, कि कहीं किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब वो शुरू करते हैं, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाओ में, भूलें अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाओ में। तो वो कहते हैं कि वो उनका दुर्भाग्य, वो मानते हैं कि उन्हें सरलता की हंसी उड़ानी पड़ेगी। जैसे सरलता, सच्चापन, ये सब कुछ गुण होते हैं जो अच्छे गुण माने जाते हैं, लेकिन वो कवि कहते हैं कि मैं अपने जीवन में इतना सरल था, इतना अच्छा था, जिसके कारण मुझे बार बार लोगों की प्रवंचना सहनी पड़ी, लोगों ने मुझे धोखा दिया और इसी के कारण मुझे दुख और दर्द मिला। तो क्या मैं आज सरलता और सच्चेपन, सीधापना
क्या इसी का मैं मजाक उड़ाऊँ? जबकि ये तो ऐसे गुण होते हैं जिनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये अच्छे गुण माने जाते हैं। पर इन्हीं अच्छे गुणों के कारण मैंने ये अनुभव किया है कि मुझे धोखे मिले, मुझे प्रवंचना सहनी पड़ी, लोगों की बातें आदि सहनी पड़ी और दुख दर्द मिले। तो क्या अब मैं इन अच्छे गुणों की ही मजाक उड़ाऊँ या फिर इन अच्छे गुणों का ही उपहास करूँ? तो ये मेरे लिए एक विडंबना है, ये कठिनाई है मेरे लिए, ठीक है। तो वो लिखते हैं कि यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में भूले अपनी। क्या मैंने अपने सीधेपन, अपने सच्चेपन में जो भूले की, या फिर इन भूलों के कारण जो लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैं क्या क्या बताऊं इसमें। तो भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो वो कहते हैं कि दुख और पीड़ा बहुत हैं, पर फिर भी कुछ उज्जवल रातें हैं मेरे जीवन की। कुछ ऐसे दिन सुख के मैंने बिताए हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मतलब जो मैंने बातें की हैं, तो यहाँ पर वो अपने प्रिया के विषय में, है ना, जिनसे वो प्यार करते थे, तो उसके विषय में वो बताते हैं कि उसके साथ मैंने कुछ उज्जवल गाथा कैसे मैंने कुछ चांदनी रातें बिताई हैं उसके संग, है ना, उनके संग हंस हंस के मैंने बातें की हैं। तो वो सब मेरे कुछ सुख के स्वप्न थे। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। तो जो मैंने उनसे हंस के बातें की, है ना, उनकी मैं गाथा कैसे लिख सकूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये बहुत निजी बातें होती है, बहुत ही पर्सनल बातें होती है, तो ये लिखी नहीं जाती हैं, है ना। तो वही वो कहने चाह रहे हैं कि ये सब जो बातें हैं वो मैं कैसे लिख सकता हूँ। एक इंसान के जीवन में ये बहुत ही निजी बातें होती हैं, तो वो कैसे लिखी जा सकती है। तो उज्जवल गाथा मैं कैसे लिख सकता हूँ अपनी आत्मकथा में। पर वहाँ पर ये संकेत देते हैं कि ये दुख और पीड़ा भरे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ यादें हैं, ऐसी कुछ मधुर चांदनी रातें हैं जो उज्जवल थी, उनके जीवन में सुख पहुंचाती थी या पहुंचाई थी। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। लेकिन वो कहते हैं कि उनके जीवन में वो ज़्यादा समय तक नहीं रहा। तो अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो उनकी जो पत्नी थी, उनका देहांत हो गया था, है ना, वो चली गई थी। तो उसके कारण वो कहते हैं कि उन्हें वो सुख कभी नहीं मिला जिनका स्वप्न देखकर वो जागे। मतलब जिनका वो स्वप्न देखना चाहते थे, आगे जीवन व्यतीत करना चाहते थे अपनी पत्नी के साथ, तो वो ऐसा हो नहीं पाया। तो मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मतलब वो ज़्यादा देर तक वो उनके साथ नहीं रही, तो इसीलिए आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, अर्थात वो चली गई। कुछ समय तक ही वो उज्जवल गाथा या फिर वो हम कह सकते हैं कि वो सुख के जो क्षण थे वो बहुत अधिक नहीं थे कवि के जीवन में। आगे हमारी अगली लाइन है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो यहाँ पर उषा हम लोग समझ सकते हैं, सुबह के पहले जो आकाश होता है वो जो लाल हो जाता है, तो उसका जो लालीपना है, तो वो अपनी प्रशंसा करते हैं अपने प्रिय के बारे में कि उनकी जो प्रिय थी उसके गालों में इतना लालीपन था जिससे वो उषा जिससे उधार लेती थी अपना लालीपन सुबह के समय। तो वो प्रशंसा करते हैं। आगे लिखते हैं कि उसमें उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि उनकी जो यादें हैं, कुछ समय बिताया था उन्होंने अच्छे से सुखपूर्वक, तो उनकी जो यादें, जितनी भी यादें उनके पास है, उन यादों के सहारे ही वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो यात्री हैं, अपने जीवन के यात्री हैं, तो वो थके हुए हैं, लेकिन थके होने के बावजूद वो आगे बढ़ पा रहे हैं अपनी उन्हीं यादों, अपनी उन्हीं बातों के सहारे। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों तुम मेरी कंथा की। तो वो अब कहते हैं कि अब वो सब चीज़, एक तरह से जो भी दर्द या पीड़ा है, जो भी यादें हैं, वो सब मेरे अंदर है, उसके सहारे अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। और इसमें अगर हम लोग दर्द और पीड़ा की बात करें तो अब वो वापस उसको नहीं लाना चाहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर लिखे, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों तुम मेरी कंथा की। तो तुम वापस उधेड़ कर, मतलब वो जितनी भी यादें हैं, जितनी भी बातें हैं, दर्द या पीड़ा है, वो किसी तरह अब मैंने मतलब सी दी है, जैसे सीना होता है, तो अब तुम वापस उसको उधेड़ के क्यों देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज को। तो कहते हैं मेरे छोटे से जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, तो उन बड़ी बातें, उन बड़ी कथाओं को मैं कैसे कह दूँ, और आज कैसे कहूँ, है ना, आज मैं कैसे कहूँ उन सब छोटे से जीवन की बड़ी कथाओं को। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो वो कहते हैं कि क्या इससे बेहतर ही नहीं कि मैं किसी और की सुनूं, और के जीवन के विषय में मतलब सुनूं, बात करूं, और अपने जीवन के विषय में मैं मौन ही रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी मेरी भोली आत्मकथा। तो वो कहते हैं कि कैसे तुम भला कर पाओगे मेरी भोली आत्मकथा, या मेरी जो आत्मकथा वो लिख रहे हैं,
जितनी भी लिखी है उन्होंने लिखी है, और कहते हैं कि आगे सुनकर और तुम क्या भला करोगे, तुम समझ ही चुके होगे कि मेरी आत्मकथा में तुम्हें दुख, दर्द, पीड़ा के सिवा ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। और वो पहले भी एक संकेत किए हैं कि इस जीवन में या इस संसार में असंख्य आत्मकथा है, और उसमें भी तुमने अधिकतर क्या ही देखा है, उन जिनके बारे में लिखे गए उनके दर्द, पीड़ा आदि को ही तुम देखे हो। मैं भी अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मैं भी अपनी दुर्बलताएं, अपनी कमियां, और जो मुझे धोखे मिले हैं ना अपने सीधेपन के कारण, जो मैंने गलतियां की, वही सब लिखूंगा। तो ये सब सुनकर तुम अपना कैसे भला या फिर क्या भला करोगे, तुम क्या सुख पाओगे ये सब सुन के। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन बताओ। और वो कहते हैं कि अभी समय भी नहीं है, और मैंने जो भी मेरे दर्द पीड़ाएं थे उससे अब मैं बहुत ही मुश्किल से ऊपर उठ पाया और अपने काम में आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो अब जिनको मैंने बहुत ही मुश्किल से सुलाया था और अब मैं जीवन में आगे बढ़ पा रहा हूँ, तो मैं वापस पीछे जाके उनको उठाना नहीं चाहता, अर्थात वो दुख और वो दर्द याद दोबारा नहीं करना चाहता, किसी तरह उनको सुला के मैं जीवन में आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो अभी मैं वापस पीछे जाके उनको जगाना नहीं चाहता। तो अभी समय भी नहीं है ना, उन सबको याद करने की या फिर वापस से उन सब का अनुभव करने का प्रयास करने की। तो अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो मेरी जो व्यथा है, मेरा दुख और दर्द है, वो अभी थक कर सोया हुआ है ना। तो अब मैं वापस उन सबको याद नहीं करना चाहता, वरना फिर मुझे और दुख होगा और सब बातें याद आएंगी तो पीड़ा आदि होंगी। तो ये बस मैंने कोशिश की समझाने की कि कवि क्या कहना चाह रहे होंगे। आप इसको और अच्छे से समझने के लिए अलग अलग जगह आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि 2025 में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2024-23 सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस आप बनाते रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक काव्यांश देखते हैं। जैसे हमने सूरदास के पद और तुलसीदास के पद में देखा था कि एक पद दे दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर एक अंश दिया है। जैसे हमारे पास कविता है तो उसका एक अंश दिया हुआ है। तो निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाइन पढ़ता हूँ, फिर 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, उसको देखते हैं। मधुप गुणगान कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, ठीक है। तो ऐसे करके पंक्ति है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कवि ने इन पंक्तियों में मधुप का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो मधुप का प्रयोग किस अर्थ में किया है, मधुप मतलब भंवरा होता है, भंवरा है ना। तो मधुप गुणगान कर कह जाता कौन कहानी यह अपने, तो उनका जो मन रूपी भंवरा, आगे हम लोग देखेंगे, वो आज आत्मकथा थोड़ी बहुत अपनी लिखना चाहता है, क्योंकि उनके जो प्रियजन है या फिर उनके जो मित्र हैं आदि चाहने वाले, वो सब बार बार उनसे आग्रह करते थे कि अपनी अब आत्मकथा लिखिए, आपके जीवन के बारे में कुछ कुछ बताइए। तो कवि ने इन पंक्तियों में मधुप का प्रयोग किस अर्थ में किया है, संसार रूपी भ्रमर, दूसरा मन रूपी भ्रमर, तीसरा लोलुप मित्रगण, या चौथा कविता के पाठक। तो मन रूपी भ्रमर, तो उनका जो मन रूपी भ्रमर है वो आज अपनी कहानी कहना चाहता है। अगला है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। अब देखिए, मुरझाकर गिर रही पत्तियां, तो उनके जीवन का जो हरा भरा वृक्ष था उससे पत्तियां गिर रही हैं, ऐसा भी एक अर्थ हम लोग ले सकते हैं ना, आगे वो बताते हैं अपने, या और भी हम अर्थ ले सकते हैं। तो एक ही पंक्ति के अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैं कोशिश मतलब यहाँ मैं बताता हूँ। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है पहला का, कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी, है ना। तो मुरझाकर जो पत्तियां गिर रही है ना, तो जब कवि आदि लेखक जब लिखते हैं कविताएं, तो वो कुछ संकेत करते हैं, किसी और की तरफ इशारा करते हैं, तो हमें उस शब्द के साथ साथ कुछ और भी समझ में आना चाहिए, है ना। तो शाब्दिक अर्थ ऐसा नहीं हर समय शाब्दिक अर्थ होगा, वो किसी जीवन की घटना या जीवन से तो उसको रिलेट या कनेक्ट करते हैं, तो वो भी देखना है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या सही, कौन सा या से कथन सही है। पहला, कवि के जीवन से सुख रूपी पत्तियां गिर रही है, बिल्कुल, है ना। तो उनके जीवन में जो सुख था वो धीरे धीरे गिर रहा है, बहुत गिर चुका है, धीरे धीरे गिर रहा है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। आगे वो इसके बारे में बताते भी रहते हैं कि उनके जीवन में सुख रूपी जो गागर था वो खाली हो चुका है। तो पहला ऑप्शन है कि कवि के जीवन से सुख रूपी पत्तियां गिर रही है ना, उनके सुख रूपी पत्तियां हैं वो गिर रही है। वो आगे भी लिखते हैं, गागर उनका खाली गागर देख के तुम कैसे सुख पाओगे आदि। तो उनके जीवन से जो सुख रूपी पत्तियां हैं वो गिर रही है, तो पहला सही है। दूसरा,
संसार में जीवन नश्वर है और एक ना एक दिन सबको नष्ट होते हो जाना है। तो ये भी सही बैठेगा, है ना, क्योंकि जो संसार है उसमें ये जो जीवन है वो नश्वर है, एक दिन सबको यहाँ से चले जाना है। तो धीरे धीरे एक इंसान का जो वृक्ष होता है, जीवन रूपी वृक्ष होता है, उसकी पत्तियाँ एक दिन सबकी झड़ जाएंगी, जिसके बाद उसे यहाँ से जाना होगा। तो संसार में जीवन नश्वर है, एक ना एक दिन सबको नष्ट हो जाना है। और तीसरा, कवि के मित्र एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ नंबर 2 सही है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1, 2 और 3 सही है, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1 और 2 सही है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 1 और 3 सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये तो पता है पहला सही है, क्योंकि कवि पहला है कि कवि के जीवन से सुख रूपी पत्तियां गिरी। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एलिमिनेट करके भी हम लोग आंसर ले सकते हैं। आपको इंग्लिश में, एसएसटी, आईटी, मैथ, साइंस हर जगह काम आएगा, हर सब्जेक्ट्स में, हिंदी में। तो कवि के जीवन से सुख रूपी पत्तियां गिर रही है। ठीक है, तो पहला तो सही होगा, तो इसमें तो पहला नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, और बाकी तीनों में पहला है। ठीक है, दूसरा कि कवि के मित्र एक एक करके साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं, ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं कि कवि के मित्र एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं और वो सुख रूपी पत्तियों में आ जाएगा। अगर कोई मित्रगण उनके गए भी होंगे उनका साथ छोड़ के, तो मतलब उनकी जो सुख रूपी पत्तियां हैं वो धीरे धीरे झड़ गई है। ठीक है, तो हम लोग उसको 1 में ही ले सकते हैं। तो 3 हमारा नहीं होगा, तो ये 3 नहीं होगा और ये 3 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बचा सिर्फ 1 और 2, तो हम लोग 1 और 2 के साथ ही चलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, संसार में जीवन नश्वर है और एक न एक दिन सबको नष्ट हो जाना है, क्योंकि मित्र साथ छोड़ते जा रहे हैं, वो सुख में ही आ जाएगा। ठीक है, उनके सुख रूपी पत्तियाँ गिर रही हैं। तो यहाँ पर 2 अर्थ हो सकता है, एक स्वयं के विषय में बता रहे हैं कि मेरे जीवन से सुख रूपी पत्तियाँ गिरी, और एक जनरल वे में बता रहे हैं सबके जीवन में, कि सबके जीवन में एक ना एक दिन सबको जानना ही पड़ता है। सबके जीवन का जो वृक्ष है हरा भरा, वो एक दिन मतलब सारे पत्ते उससे गिरनी ही है ना, समय के साथ। तो 1 और 2 हो जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें प्रैक्टिस बहुत करनी है, प्रीवियस ईयर भी, सैम्पल पेपर्स भी अलग अलग जगह से। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण का। कथन है, कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है। ये बिल्कुल से ये बार बार कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी जो घड़ा है वो सुख से खाली है और तुम क्या सुख पाओगे। अभी लास्ट में लिखते हैं कि अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है, तो कथन सही है। और कारण है, महान लोगों की असंख्य आत्मकथाएं इस साहित्य संसार में पहले से ही मौजूद है। तो ये कारण भी हमारा सही है कि महान लोगों की जो आत्मकथा है वो पहले से संसार में मौजूद है, पर ये कनेक्ट नहीं कर रही है कि कवि क्यों नहीं अपनी आत्मकथा लिखना चाह रहे। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, पर कारण कनेक्ट नहीं कर रहा है कथन को। ये दोनों अपने अलग अलग सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने अपने मित्रों पाठकों से क्या क्या सवाल किए हैं। तो जो कवि है उन्होंने अपने मित्रों और पाठकों से क्या क्या सवाल किए हैं। पहला, क्या तुम मेरे जीवन का खालीपन देखकर सुखी हो पाओगे। बिल्कुल ये सवाल किया है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तो वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे जीवन का खालीपन देखकर सुखी हो पाओगे, है ना। तो पहला, क्या तुम मेरे जीवन का खालीपन देखकर सुखी हो पाओगे, तो ये बिल्कुल सवाल उन्होंने किया है अपने मित्रों और पाठकों से। दूसरा, आत्मकथाओं का व्यंग और उपहास उड़ाया जाता है, ऐसे में तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता लिखूं। ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखते हैं कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अपनी आत्मकथा लिखता है वो अपनी दुर्बलता बताता है, अपनी कमियां बताता है, और जब वो कमियां बताता है तो जो उनको पढ़ता है वो कहीं ना कहीं उस पर हंस सकते हैं, उन पर व्यंग कर सकते हैं कि ये भी जीवन में आज ये बहुत आगे है, लेकिन ये जीवन में भी ऐसी गलतियां करते थे और इनके जीवन में भी ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो वो जो पढ़ेगा उस आत्मकथा को तो वो भी मजाक उड़ा सकता है, सामने वाले की उपहास कर सकता है। तो आत्मकथाओं का व्यंग और उपहास उड़ाया जाता है ना, ऐसा होता है। तो आत्मकथाओं का व्यंग और उपहास उड़ाया जाता है, ऐसे में तुम क्यों चाहते हो कि मैं भी अपनी दुर्बलता लिखूं, अपनी कमियां बताऊं, है ना, जिससे मेरा भी मजाक उड़े। तो ऐसा तुम क्यों चाहते हो। तो दूसरा ये हो गया, तो आप इस अर्थ में भी इसको ले सकते हैं।
और तीसरा, क्या मेरे जीवन का सुख लेकर तुम अपने क्या मेरे जीवन का सुख लेकर तुमने अपने जीवन को भर लिया है। तो वो कहते हैं कि कहीं तुम ऐसा ना समझो कि तुमने ही मेरे जीवन का सुख लेकर अपने जीवन में भर लिया है, मेरे ही जो गागर रहती है उसमें से सुख लेकर तुमने मेरा घड़ा खाली कर दिया और अपना घड़ा, अपना जीवन भर लिया है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, ए, बी और सी, मतलब 1, 2 और 3 तीनों। तो ऑप्शन ए है 1, 2, 3 वो सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको अच्छे से रीडिंग करनी है, सारी कविताओं की ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है कि कवि विडंबना किसे कह रहा है। तो वो कह रहे हैं, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाओ में भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाओ में। तो यहाँ पर विडंबना क्या है ना। तो इस संसार में सीधेपन का मजाक उड़ाया जाता है, ये विडंबना है। दोस्त मित्र ही अक्सर छल करते हैं। फिर सच्ची आत्मकथाओं का भी उपहास उड़ाया जाता है, या जीवन अपनी भूलों और दूसरों की प्रवंचनाओं का मिश्रण मात्र है। तो वो सीधेपन और जो सीधापन होता है, सच्चापन होता है, और जो सरलता होती है उसकी मजाक उड़ाना, ये उनके लिए विडंबना है ना। क्या उनको भी इस सीधेपन और सच्चेपन का मजाक उड़ाना पड़ेगा, जैसे दुनिया सीधेपन और सच्चेपन का मजाक उड़ाती है, जो कि अच्छे गुण होते हैं, लेकिन फिर भी इसी गुण के कारण अक्सर लोगों से भूले हो जाती है और उन्हें बहुत ही गहरे धोखे मिलते हैं। तो इस कारण इस संसार में सीधेपन का मजाक उड़ाया जाता है, यही कवि विडंबना के रूप में कह रहे हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया, ये पांचों क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आत्मकथ्य का लेखक आत्मकथा नहीं लिखते हुए भी अपने जीवन की झलकियां हमारे सामने रख देता है। मतलब आत्मकथा नहीं लिख रहे हैं, कई जगह बोलते हैं कि मैं और क्या लिखूं, है ना, तुम मेरी दुर्बलताओं देखोगे तो क्या सुख पाओगे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ झलकियां वो अपने जीवन की देते हैं। तो आत्मकथ्य का लेखक आत्मकथा नहीं लिखते हुए भी अपने जीवन की झलकियां हमारे सामने रख देता है। कविता के आधार पर किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। तो इस कविता के आधार पर किन्हीं दो का वर्णन हमें करना है। 2025 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने क और ख से ही शुरू कर दिया है पॉइंट वाइज। तो पहला है, कवि के सपनों का कभी पूरा नहीं होना, उनके सपने बिखर जाना। तो कवि कहते हैं कि जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया, है ना, ऐसी पंक्ति वो वहाँ लिखते हैं। मतलब उनका जो स्वप्न था वो बस स्वप्न ही रहा, वो कभी पूरा नहीं हो पाया। तो कवि के सपनों का कभी पूरा नहीं होना, उन सपनों का बिखर जाना। और दूसरा पॉइंट है, कवि की अपनी भूलों के कारण उन्हें धोखे मिले, अपने जीवन में उन्हें छल, व्यंग और उपहास सहना पड़ा। तो अपनी भूलों के कारण, अपने सीधेपन के कारण उनको धोखे मिले और उनसे छल किया गया, व्यंग किया गया, और उन्हें उपहास या हंसी मजाक उन पर हुआ और उन्हें ये सब सहना पड़ा। अब मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि 2 उपयुक्त बिंदुओं का वर्णन करने पर 2 मार्क्स और 2 बिंदुओं का बस उल्लेख मात्र करने पर 1 मार्क्स। ये तो आप थोड़ा सा 1-2 लाइन उसमें और लिख सकते हैं, उल्लेख करने की जगह आप 1-2 लाइन बना के भी लिख सकते हैं, तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता के कवि के जीवन का संबल क्या है, वह उसे सबसे बांटना क्यों नहीं चाहता, है ना। तो वो कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ मधुर चांदनी रातें आई थी, कुछ उज्जवल गाथाएं हैं, लेकिन वो कैसे बांट सकते हैं, ये सब निजी बातें होती हैं, वो जो रातें हैं, वो जो बातें हैं, तो ये सब वो सबसे कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, तो वही है कि उनके जीवन का संबल पहले क्या है ना, वही यादें उनका संबल है, सहारा है, और वो ये सब सबसे क्यों नहीं बांटना चाहते हैं, वह उसे सबसे क्यों बांटना नहीं चाहते। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कवि के जीवन का संबल उनके प्रेम के सुखद दिनों की स्मृतियाँ हैं। देखिए यहाँ पर कुछ अच्छे शब्द है, स्मृति हो गई, सुखद हो गया, प्रेम हो गया, इन सब का हमें प्रयोग करना है जब भी हम लोग उत्तर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। तो कवि के जीवन का संबल उनके प्रेम के सुखद दिनों की स्मृतियाँ हैं। तो उनके प्रेम के जो सुखद दिन है, उनकी स्मृतियाँ कवि के जीवन का संबल है, आधार है। प्रेम की बातें और प्रेम की यादें, ये सब उनके जीवन का संबल है। और ना बांटने का कारण, तो एक छोटा सा मैंने मार्किंग स्कीम पे आधार पे ये आंसर बनाया, ये सब आंसर्स। तो ना बांटने का कारण, ये छोटा सा टॉपिक मैंने लिख दिया। उसके बाद प्रेम की बातें निजी होती हैं, है ना, जो प्रेम की बातें होती है वो निजी होती है, पर्सनल होती है। कभी इन बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है, नहीं, सब बातें सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो कवि इन सब बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। तो प्रेम की बातें निजी होती हैं, कवि इन बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में कवि अपने मित्रों पर भरोसा क्यों नहीं कर पाता है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए।
तो वो अपने आत्मकथ्य में अपने मित्रों पर क्यों भरोसा कवि नहीं कर पाता है, किन्हीं 2 कारणों का हमें उल्लेख करना है। 2025 2 मार्क्स 25 से 30 शब्द। तो आत्मकथ्य कविता में, तो यहाँ पर मैंने ये नीचे लिख दिया, मतलब यहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं। 25-30 शब्द चाहिए कि आत्मकथ्य कविता में कवि अपने मित्रों पर भरोसा नहीं कर पाते। ये एक लाइन लिख दी, अब पॉइंट वाइज 2 पॉइंट लिख देंगे, 2 मार्क्स का है। तो आत्मकथ्य कविता में कवि अपने मित्रों पर भरोसा नहीं कर पाता है। कवि के भोलेपन एवं सीधेपन का उपहास किया गया। क्यों? क्योंकि कवि का जो भोलापन और सीधेपन था उसका उपहास किया गया, और दूसरा कवि के साथ प्रवंचना की गई, कवि को धोखे मिले, ठीक है। तो इसलिए वो अपने मित्रों पर, अपने इनको वो अपना करीब समझते थे, है ना, तो उन पर वो अच्छे से भरोसा, मतलब वो भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि कवि के भोलेपन एवं सीधेपन का उपहास किया गया, इसी के कारण उनसे भूले हो गई और कवि के साथ प्रवंचना की गई, है ना, उनको धोखे मिले। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, आत्मकथ्य कविता आत्मकथा ना लिखने वाले कवि की आत्मकथा की झांकी ही है कैसे। मतलब उन्होंने पूरी आत्मकथा नहीं लिखी है, अपने बारे में कुछ भी बताया नहीं है ना, बहुत ज़्यादा बचपन से या फिर आगे के जीवन में और क्या क्या घटनाएं उनके साथ हुई है, बस उन्होंने 2-3 झलकियाँ देखी, इशारा मात्र किया है कि अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो वो आत्मकथा नहीं लिखते हुए भी अपनी आत्मकथा के बारे में लिखते हैं, हमें बताते हैं। तो आत्मकथ्य कविता आत्मकथा न लिखने वाले कवि की आत्मकथा की झांकी ही है कैसे। कविता के आधार पर कवि के जीवन तथ्यों में से किन्हीं 2 का उल्लेख अवश्य कीजिए। तो कविता के आधार पर जो कवि के जीवन तथ्य हैं उनमें से किन्हीं 2 का हमें उल्लेख करना है। 2025 2 मार्क्स का है, 25 से 30 शब्द। तो कवि के 2 जीवन तथ्य, तो ये मैंने छोटी सी हेडिंग डाल दी है, कवि के 2 जीवन तथ्य। तो पहला, जीवन में छल व्यंग उपहास सहना। ठीक है, पहला क्या है कि उन्होंने जीवन में बहुत सारे छल व्यंग धोखे उपहास सहे। तो जीवन में छल व्यंग उपहास सहना, उनके सीधेपन के कारण उनके साथ प्रवंचना की गई, तो उनके सीधेपन के कारण उनके साथ प्रवंचना की गई। और दूसरा, कवि के सपने पूरे होने से पहले ही बिखर गए, तो उनके जो सपने थे वो पूरे होने से पहले ही बिखर गए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आत्मकथ्य कविता में कवि ना तो अपने जीवन के दुख और विफलताओं से दूसरों को परिचित कराना चाहता है और ना ही अपने सुखद स्मृतियों को किसी के साथ साझा करना चाहता है। कवि की इस सोच के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो कवि इशारे में ही कहते हैं कि उनके जीवन में बहुत ही दुख है और दर्द और पीड़ाएं उनमें सही हैं, है ना, तो इशारे में वो कहते हैं। तो वो अपने जीवन के दुख और विफलताओं को दूसरों को नहीं बताना चाहते या फिर परिचित नहीं करवाना चाहते, लेकिन साथ साथ वो अपने सुखद जो पल है वो भी नहीं कहना चाहते हैं। तो आत्मकथ्य कविता में कवि ना तो अपने जीवन के दुख और विफलताओं से दूसरों को परिचित कराना चाहता है और ना ही अपने सुखद स्मृतियों को किसी के साथ साझा करना चाहता है। कवि की इस सोच के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो जो कवि है उनकी सोच के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। 2025 में 2 मार्क्स का है, 25 से 30 शब्द। तो कवि की इस सोच के पीछे के कारण, तो यहाँ मैंने छोटी सी हेडिंग डाल दी है, कवि के इस सोच के पीछे के कारण। पहला, कवि अतीत के कष्टों को याद नहीं करना चाहते क्योंकि इससे उन्हें पीड़ा होगी। ठीक है, क्योंकि कवि है वो लिखते भी हैं कि अभी समय भी नहीं, थकी सोई मेरी मौन व्यथा, मतलब किसी तरह मैंने उसे सुला दिया, मैं वापस उन्हें याद नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कवि अतीत के कष्टों को, पीड़ा को, दुखों को याद नहीं करना चाहते क्योंकि इससे उन्हें पीड़ा होगी। वापस अगर वो आत्मकथा लिखेंगे तो वापस उन्हें याद करना होगा सारी चीज़ें, और याद करेंगे फिर अनुभव में आएगा तो फिर धीरे धीरे और पीड़ा होती जाएगी। तो वापस वो पीड़ा नहीं वो झेलना चाहते, जिसको उन्होंने बहुत ही कठिनाई से सुला दिया है। तो कवि अतीत के कष्टों को याद नहीं करना चाहते क्योंकि इससे उन्हें पीड़ा होगी। और दूसरा, कवि के जीवन की सुखद स्मृतियाँ निजी हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो जो मधुर चांदनी रातें आदि, वो सारी भी उनकी जो सुखद स्मृतियाँ थी वो कुछ ही पल के लिए थी, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत ही निजी पल थे वो। तो कवि के जीवन की सुखद स्मृतियाँ जो हैं वो निजी हैं एवं वे इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते। ऐसा एक सिमिलर आंसर हमने पहले भी देखा था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन है 2025 25 से 30 शब्द के लिए 2 मार्क्स के लिए, कि कहते हैं खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, परंतु आत्मकथ्य में कवि अपने जीवन की सुखद स्मृतियों को भी सबके सामने क्यों प्रकट नहीं करना चाहता। मतलब कहते हैं कि जो खुशियाँ होती हैं वो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, परंतु जो आत्मकथ्य में कवि है वो अपने जीवन की सुखद स्मृतियों को भी सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहता, है ना।
खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, तो फिर कवि अपनी जो खुशियाँ हैं, अपने जो सुखद क्षण है जिसका उन्होंने थोड़ा बहुत उल्लेख किया है अपनी कविता में, उसको कवि क्यों नहीं बांटना चाहते। तो कवि सुखद स्मृतियों को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहते, है ना। तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिख दी है, कवि अपने जीवन की जो सुखद स्मृतियाँ हैं उनको सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहते। पहला पॉइंट है, जीवन की सुखद स्मृतियाँ निजी होती हैं, मतलब जो जीवन की जो सुखद स्मृतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, निजी होती है, और कवि इनको सार्वजनिक नहीं करना चाहते। ठीक है, तो जो उनकी जो जीवन की सुखद स्मृतियाँ हैं वो निजी हैं और वो उनको सार्वजनिक नहीं करना चाहते। दूसरा, सुखद स्मृतियाँ उनके संघर्षपूर्ण जीवन का अवलंब है ना, तो वो अवलंब है, संबल है, सहारा है, जिसके कारण वो आगे बढ़ना चाहते हैं और वापस वो मतलब सबके साथ बांटना नहीं चाहते क्योंकि वो बहुत ही निजी है। तो इसी के आधार पे ऐसे 2 पॉइंट मैंने लिख दिया मार्किंग स्कीम में, आप इसको और भी कुछ इसको अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। तो कवि सुखद स्मृतियों को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहते। पहला, जीवन की सुखद स्मृतियाँ निजी होती हैं और कवि इनको सार्वजनिक नहीं करना चाहते। सुखद स्मृतियाँ उनके संघर्षपूर्ण जीवन का अवलंब है या फिर संबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, कहकर कवि ने अपने जीवन के किस पहलू पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो जब कवि कहते हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, ऐसा कहकर कवि ने अपने जीवन के किस पहलू पर प्रकाश डाला है। 2025 2 मार्क्स 25 से 30 शब्द। तो तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर रीति, कवि कहना चाहते हैं कि, तो ये मैंने 2 लाइन लिख दी है छोटी सी ताकि फिर मैं पॉइंट वाइज लिख पाऊँ कि तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर रीति, तो कवि कहना चाहते हैं कि, तो वो क्या कहना चाहते हैं, उनके जीवन में अकेलापन और सुख का अभाव है। तो कहना चाहते हैं कि उनका जो जीवन है, उनके जीवन में अकेलापन है और सुख का अभाव है ना, उनका जो जीवन का रूपी जो घड़ा है वो खाली हो चुका है, तो उनके जीवन में अकेलापन और सुख का अभाव है। और दूसरा, उनके सपने अधूरे रह गए, वे कभी पूरे नहीं हो पाए। तो उनके जो सपने हैं वो सपने अधूरे रह गए और वो कभी पूरे नहीं हो पाए। तो ये 2 पॉइंट है। तो इस तरह से और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। मैंने बस एक कोशिश की है कि थोड़ा बहुत समझाने की कि अभी क्या कहना चाह रहे होंगे, आपको और अच्छे से समझना, आप और अच्छे से इसको देख सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और अलग अलग इसकी पंक्तियों के अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे हमने देखे मुरझाकर पत्तियाँ, है तो मैंने एक कोशिश की है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। हमने 2025 के क्वेश्चंस देखे, आप और भी पीछे के क्वेश्चंस देख सकते हैं और अलग अलग सैम्पल पेपर से ज़रूर आप इनको देखिएगा, इन कविताओं को, क्योंकि कोई भी कविता चाहे वो पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इन्हें कविताओं को समझने के लिए कई सारी अपेक्षाएं हो सकती है, किस दृष्टि से कवि कहना चाहते हैं, किस अर्थ की ओर वो संकेत करना चाह रहे हैं, तो इनको बहुत ही हमें अच्छे से समय देकर समझना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। आप एक बार PDF में हम लोग क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं, है ना, रिटन फॉर्मेट में, और इसी तरह फिर हम लोग अपनी अगली कविता में जाएंगे, है ना, क्षितिज की, और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 CBSE बोर्ड हिंदी क्लास 10 क्षितिज में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला ये क्वेश्चन है, तो आप इसमें देख सकते हैं, ये काव्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के हमें 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 2025 5 मार्क्स का है। तो कवि ने इन पंक्तियों में मधुप का प्रयोग किस अर्थ में किया है, तो मन रूपी भ्रमर। उसके बाद मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो के संदर्भ में एक ये सही हो जाएगा और एक दूसरा वाला सही हो जाएगा, 1 और 2। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं, तो 1 और 2 हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कथन और कारण। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्ट, मतलब कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है कथन की, अलग अलग सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर उसके बाद कवि ने अपने मित्रों पाठकों से क्या क्या सवाल किए हैं, तो वो तीनों सवाल करते हैं, है ना, कविता में। तो ये हमारा 1 2 3 तीनों हो जाएगा। अगला है कवि विडंबना किसे कह रहा है ना। तो विडंबना यहाँ पर हो गया, इस संसार में सीधेपन का मजाक उड़ाया जाता है, तो ये कवि विडंबना इसे कह रहे हैं। उसके बाद तो यहाँ पर ये उसके आंसर्स भी हैं, है ना। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखते हुए भी अपने जीवन की झलकियाँ हमारे सामने रखते हैं, तो 2 का वर्णन करें। और वैसे भी जब 2 मार्क्स का रहता है तो हम लोग जनरली 2 का ही वर्णन करते हैं 2 पॉइंट्स में। तो अगर दोनों का हम लोग सिर्फ उल्लेख नहीं करें, 1-2 लाइन भी लिख दें तो 2 मार्क्स, और सिर्फ उल्लेख करें, थोड़े थोड़े शब्दों में 2 पॉइंट लिख दें तो 1 मार्क्स। आत्मकथ्य कविता में कवि के जीवन का संबल क्या है, तो संबल उनके प्रेम के सुखद दिन की स्मृतियाँ हैं। तो ये सब जो शब्द हैं, कुछ अच्छे अच्छे शब्द आपको ध्यान रखने हैं, और शॉर्ट में हमें लिखने बहुत ज़्यादा नहीं, 25 से 30 शब्द है।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है आत्मकथ्य कविता में कवि अपने मित्रों पर क्यों भरोसा नहीं कर पाता। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से शुरू करना चाहिए था, क्योंकि थोड़े वर्ड्स कम पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा ये भी लिख दिया। वर्ड ज़्यादा हो तो कुछ कुछ आप बीच में से छोड़ के भी लिख सकते। तो आत्मकथ्य कविता में कवि अपने मित्रों पर भरोसा नहीं कर पाता है, तो ये हो गया। फिर अगला हमारे पास है कि आत्मकथा ना लिखने वाले कवि की आत्मकथा की झांकी। तो देखिए क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 2 जो है वो मिलते जुलते हैं। ये क्वेश्चन 2 ये जो है मिलते जुलते हैं, अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन हैं, पर कॉन्सेप्ट बस हमें ध्यान रहना चाहिए। तो वो आत्मकथा नहीं लिखते हुए भी अपने जीवन की झलकियाँ हमें देते हैं। तो ये हो गया, 2 पॉइंट्स हमें चाहिए थे। उसके बाद आत्मकथ्य कविता में कवि ना तो अपने जीवन के दुख विफलताएं बताना चाहते हैं किसी को, और ना ही अपनी सुखद स्मृतियाँ वो बताना चाहती है। सोच के पीछे क्या कारण रह सकती हैं। तो वो दुख नहीं बताना चाहते क्योंकि अतीत के कष्टों को याद नहीं करना चाहते, दोबारा पीड़ा होगी किसी तरह उन्होंने, अब वो उससे ऊपर उठे, उससे आगे बढ़ पाए, तो दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहते अभी। और सुखद स्मृतियाँ वो इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि वो बहुत ही निजी हैं और वो इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते। अगला है कहते हैं खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, परंतु आत्मकथ्य में कवि अपनी सुखद स्मृतियाँ भी नहीं बांटना चाहते क्योंकि उनकी स्मृतियाँ जो हैं वो बहुत ही निजी हैं। सुखद स्मृतियाँ वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते, यही सुखद स्मृतियाँ उनके जीवन का अवलंब है। तो 2 पॉइंट में आप इसको करके लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, कहकर कवि ने अपने जीवन के किस पहलू पर प्रकाश डाला है। तो तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में अकेलापन और सुख का अभाव है और उनके सपने अधूरे रह गए हैं, वो कभी भी पूरे नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो आप और इसको अलग अलग जगह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। फिर अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में अगली कविता देखेंगे और इसी तरह क्लास 10 बोर्ड हिंदी में आगे बढ़ेंगे।